Hello everyone, welcome to Extra Marks J channel. Today we'll be talking about how to grab maximum marks in J exam by preparing smartly. The first thing is to find out the most important topic from the chapters and practice the questions accordingly so that you can get maximum marks in the exam. So in today's class, we'll be focusing on the trend analysis. We will find out in last 5 years किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और हमें किस टॉपिक पर कितना फोकस करने की ज़रूरत है, हम उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे. एंड सेकेंड, हम उस डिटेल एनालिसिस के बेसिस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे थ्रू प्रैक्टिस. ऑलराइट, आर यू एक्साइटेड? टेक आउट योर नोटबुक एंड कीप राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स and start practicing question with me. After completion of the lecture, please go to the description. You will find a link of open test. Click it and explore the extra marks and explore the best features of the extra marks and attempt the question paper. And obviously don't forget to hit and subscribe button so that you don't miss out any important topic from upcoming series. Alright, so let's start with the trend analysis. तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर को 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है. टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3. फ्रॉम टॉपिक 1 2025 में 19 सेट्स थे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस मिले. टॉपिक 2 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 19 सेट्स में आपको 9 क्वेश्चंस मिलते हैं. And electric dipole and electric flux, we have 10 questions. Similarly, in 2024, this is the number, 2023, correct? So, अगर मैं इसका एक accumulated number देखूं, so electric charge and field, that is topic number 1, उससे हमें 111 sets, जो कि last 5 years में है, उससे 28 questions मिलते हैं. Second topic में 28 questions and 47 questions मिलते हैं डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से. सो हमें यहाँ अगर मैं रिलेटिव परसेंटेज देखूँ, क्लियरली 27% टॉपिक 1 का है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, 27 इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड 46 फॉर डाइपोल एंड गॉस लॉ. सो अगेन आपको एक चीज़ क्लियर हो चुका है दैट टॉपिक 3 का वेटेज सबसे ज़्यादा है जेईई मेंस में. सो नेक्स्ट ईयर भी इस टॉपिक के आने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो क्या सर इनको छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको टॉपिक 3 पर ज़्यादा एफर्ट्स देना है, ज़्यादा मेहनत करनी है. आपकी एनर्जी टॉपिक 3 पर ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसके आने के चांस बाकी 2 टॉपिक से कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है. ऑलराइट, और आज का भी प्रैक्टिस हम इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग करेंगे. द कॉन्सेप्ट्स, द क्वेश्चंस यू विल फाइंड आउट, वो भी इसी परसेंटेज के बेसिस पर होगा. दैट्स मीन टॉपिक 3 के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा होंगे आज के सेशन में और उस पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं. ऑलराइट, सो विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज चार्ज. इफ यू रीड दिस क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज आर नॉट पॉसिबल. सो वी हैव 4 ऑप्शंस और आपको चूज करना है. दिस इज अगेन अ जेईई क्वेश्चन, ठीक है. और आप जानते हो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है. Quantization of charge is Q is equals to plus minus NE. This is the charge on the body. This is the charge of single electron where N is the integer value. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में होगा. दैट्स मीन 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है. करेक्ट. सो ऑन अ चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 1.7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. करेक्ट. क्या 0.7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. एंड शुड बी इंटीजर. राइट. सो 1 by 1 हम अगर वैल्यूज को यहाँ पुट करते जाए, विल गेट द आंसर. लेट्स चेक ऑप्शन नंबर 1. सो ऑप्शन नंबर 1 को मैं अगर पुट करूँ, सो Q इज गिवन एज 1.6 into 10 power minus 19 and the value of E we know that is 1.6 into 10 power minus 19. E is electron, charge on electron, that is 1.6 into 10 power minus 19, and this is we are getting equal to 1. That's mean option number 1, option number A के लिए हमें n का वैल्यू 1 मिल रहा है. मतलब ये पॉसिबल है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? विच आर नॉट पॉसिबल. करेक्ट. सो ये ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट.
Now check for B option. For B, n is equals to 1.7 into 10 power minus 19. This is the charge on body, and charge on electron is this. Again, you'll be getting 17 by 16. This is not an integer, correct? This is not an integer. So B option can be correct because हमें not find करना है. So this can be correct. Look, go for this C option. If we check, यहाँ हमें क्या मिलता है? That charge on a body is 1.6 into 10 power minus 20. Charge on single electron is 1.6 into 10 power minus 19, and this is equal to 0.1. So that's mean n का value हमारा integer नहीं आ रहा है. Okay, not integer. Again, C is also not integer, correct? So obviously, charge on a body ये दोनों possible नहीं है. So option कौन सा correct हो जाएगा? So for this, option D is the correct answer. That is, both B and C is not possible. Perfect. All right. Let's go for the next question. अब अभी भी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस इज आवर एजेंडा, राइट? ओके, नाउ सी, look at this question. Two positive charges separated by 1 meter repel each other with a force of 2.34 Newton. If the combined charge is 36 microcoulomb, the charges are. So basically दो charges हैं, Q1, Q2, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट? चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. So two positive charges separated by 1 meter. So case 1 is Q1 and Q2 separated by R equal to 1 meter. Now the force on these two is acting. Obviously they will repel. अगर दोनों का नेचर पॉजिटिव है, so ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इन पर फोर्स का वैल्यू आपको दिया गया है, that is 2.34. गाइस, जो फोर्स दिया गया है दो चार्जेस के बीच में, वो कौन सा फोर्स है? You know that it's a Coulomb force, right? Alright, और यहाँ पर Coulomb's law का यूज करेंगे. So force is equals to K Q1 Q2 by R square. Alright, easy. Now the second is the other information we have here. The combined charge is 36 microcoulomb. That's mean Q1 plus Q2 is equals to 36 microcoulomb. आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है. So हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक ये इन्फॉर्मेशन, एक वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और इससे हमको सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2.34 जो हमें वैल्यूज पता है उनको तो हम एटलीस्ट यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं. के वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 divided by R square. And what is the value of R? R is 1 meter, 1 square. All right, and this will be equals to, if you take this on the left hand side, so Q1 Q2 प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 2.34 divided by 9 into 10⁻⁹. Okay, solve this. 0.26 into 10⁻⁹. Okay, and this can be written as 260 into 10⁻12 coulomb. All right, is it? So multiplication हमें कितना मिलता है? देखिए, we getting multiplication of the two charges Q1 and Q2 equal to 260 into 10⁻12 coulomb. All right, so हमारे पास multiplication of charges आ चुका है और addition of the charges आ चुका है. क्या करें? अगर आप नेक्स्ट Q1 Q2 वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास नॉर्मल तरीका क्या है? नॉर्मल तरीका इज आप Q1 की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें प्लेस करिए, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे और आपको एक लेंथी सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर आपको आंसर मिलेगा. दैट विल अगेन टेक 5-10 मिनट्स. क्या हमारे पास इजी मेथड है? यस, यू कैन सॉल्व दिस इन सेकेंड्स. सी, Q1 Q2 हमें वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो क्यों ना आप ऐसा ऑप्शन देखिए जो एडिशन में 36 माइक्रोकूलम और मल्टीप्लिकेशन में 260 पिकोकूलम के इक्वल है. ऑलराइट, सो नाउ सी द ऑप्शन नंबर ए, 30 into 6 is 180, 10⁻⁻12. मैच नहीं करेगा. ऑप्शन नंबर बी, 26 माइक्रो into 10 माइक्रो and this is equal to 260 माइक्रोकूलम. यस, सो बी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है. बी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है. हम बोल सकते हैं कि 26 into 10 260 माइक्रोकूलम
and Q1 plus Q2, 26 plus 10 is 36 microcoulomb. Now let's go for the next question. So हम यहाँ देख सकते हैं हमारे B option correct option है. Alright. So next question is, two identical charged spheres are suspended by string of equal length. The strings makes angle of 37 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.7 gram per centimeter cube, the angle remains the same. If density of the material of the sphere is 1.4 gram per centimeter cube, the electric constant of the liquid, आपको यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेई 2024 और आप देख रहे हो ये जेई का एक अच्छा क्वेश्चन है. इसको हम हार्ड टू मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं, ओके? बट आपको पता चलेगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए देखिए, पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया. केस 1 अगर मैं कंसीडर करूं जिसमें हमने इस पूरे सेटअप को वैक्यूम में रखा है, charge between these two is alpha, right? On this charge, weight will be downward mg, there will be tension T, and if these two are charges, so there will be repulsion force F, correct? और ये equilibrium state आएगा इसका, correct? That's mean हम यहाँ पर components लेकर इन forces को balance कर सकते हैं. Now if I consider, if I want to take the components, I can consider this angle is alpha by 2, all right? So there will be component is T cos alpha by 2, and there will be horizontal component equal to T sin alpha by 2, okay? Now write down the balanced equation. T sin alpha by 2 is balancing the Coulomb force, that is K Q1 Q2 by R square, and T cos alpha by 2 is balanced by weight, alright? If we divide these two equations, अगर हम इनको divide करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर this tan alpha by 2 is equals to K Q1 Q2 by R square divided by mg. Perfect. But now see the second case. सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि इस पूरे सेटअप को हमने एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, ठीक है? When suspended in a liquid of density, ठीक, एक लिक्विड के अंदर हमने डाल दिया तो क्या होगा? सो डेफिनेटली फोर्सेस की जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका इफेक्ट वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज और दी गई है आपको कि एंगल सेम रहता है. फोर्सेस तो चेंज कर रहे हैं बट एंगल अभी भी अल्फा के इक्वल है. तो ये दैट्स मीन कि नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए इजी होगा. सो केस 2 इज वी कंसीडरिंग द सेम सेटअप विद सेम एंगल. हमने यहाँ पर अल्फा बाई 2 लिया था, इसको टोटल एंगल इज अल्फा, इसको हम अल्फा बाई 2 ले सकते हैं. नाउ अब जो वेट आएगा दैट विल बी चेंज्ड, राइट? यहाँ पर एम जी इफेक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि हमने इस सेटअप को लिक्विड में डाला. लिक्विड की वजह से बाइंड फोर्स लगेगा और वेट की वैल्यू, इफेक्टिव वेट की वैल्यू कम हो जाएगी. नाउ यू कैन सी हमने यहाँ पर एक डाउनवर्ड वेट लगेगा. इस पूरे सेटअप को हमने लिक्विड में रखा है, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और वेट की वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बाइंड फोर्स लग रहा है लिक्विड की वजह से. ओके, सो W dash equals to mg effective, right? So if I write down the value of this g effective, that will be equals to m. That will be equals to m. What is g effective, guys? G into 1 minus density of liquid divided by density of substance. Okay, or density of sphere, you can consider. Now, if you look at in this setup, there will be a Coulomb force due to the repulsion between the charges Q1 and Q2. Correct? This is Q1 and this is Q2. Okay, so there will be repulsion force F and there will be tension. You know how to balance. So definitely we have to take the components. इसका हम component लेंगे, एक angle alpha by 2 हो गया. So this component will be T cos alpha by 2 and horizontal component will be T sin alpha by 2. Is that it? Now, if I write down the equation, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जो Coulomb force है क्या ये मीडियम पर डिपेंड करता है? क्या Coulomb force भी मीडियम पर डिपेंड करता है? तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा कि सर F ऑन मीडियम
is equals to 1 upon 4 pi epsilon. This is, we are talking about medium, right? So force in medium, Fm, is equals to 1 upon 4 pi epsilon. This is permittivity of medium, correct? Q1 Q2 by R square. अब हम एप्सिलॉन को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में फाइनल आंसर निकालना है. दैट्स मीन ई को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या हमारे पास कोई रिलेशन है? बिल्कुल है सर. दैट रेशियो ई अपॉन ई नॉट इज इक्वल्स टू के, राइट? एंड व्हाट इज के? यू कैन टेक के डैश, है ना? कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को. सो हम अगर यहाँ पर इसको के नॉट ले लेते हैं, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. So we can replace the value Fm equal to 1 upon 4 pi K naught into E naught Q1 Q2 by R square. और इसको अगर मैं इस इक्वेशन को मैं फोर्स के टर्म में लिखूं, that will be F by K, right? Clear? Now next thing is equate these force equations. Fm is equal to T, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि T sin alpha by 2 is equal to Fm. That can be written as F by K naught. All right, this is K naught. And the vertical component T cos alpha by 2 is equal to effective weight, that is mg 1 minus rho L by rho S. All right. Now, if we divide these two equations, we'll be getting tan alpha by 2 is equal to F by K naught divided by mg 1 minus rho L by rho S. Okay. So this is equation number 2, and the previous equation जो हमने निकाला था tan का, right? This is equation number 1. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं या इक्वेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? दैट F अपॉन mg इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, F अपॉन mg इज इक्वल्स टू F बाई K नॉट डिवाइडेड बाई mg 1 माइनस रो L बाई रो S. So clearly mg and mg will get cancelled out. F and F will get cancelled out. From here you will be having K naught equal to K naught 1 minus rho L by rho S equal to 1, right? Everyone, अब देखिए हमें क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया हुआ है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0.7 एंड डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 1.4. सो दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे. सो K नॉट 1 माइनस 0.7 1.4 is equal to 1. So this is K naught 1 minus 1 by 2 equal to 1. This is K naught 1 by 2 equal to 1, and from here you will be getting K naught value equal to 2, right? और यही हमारा क्या है? Dielectric constant of the medium. Perfect. All right. So clearly हमारा आंसर 2 आ रहा है. Perfect. Let's go for the next question. Is look at this question. अभी भी हम टॉपिक नंबर 1 के बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ JEE मेंस 2023, और अगेन ये बहुत ही, इसका कैटेगरी अगर मैं डालूं तो ये मीडियम से हार्ड में आता है. ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इन द क्वेश्चन वी हैव टू इक्वल positive point charges separated by distance 2a. The distance of the point from the center of the line joining two charges on the equatorial line, which is perpendicular bisector, at which force experienced by test charge Q naught becomes maximum. ठीक है, अब क्वेश्चन को आप देखो अगर ध्यान से, हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पर. करेक्ट. सो अगर हमने दो चार्जेस लिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं. अगर हमने दो चार्जेस लिए यहाँ पर इक्वल चार्जेस क्यों, अब इक्वेटोरियल लाइन कौन सा होगा? लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. इनके बीच का सेपरेशन हमको क्वेश्चन में दिया गया है 2a. सो ये डिस्टेंस a हो जाएगा और ये वाला भी डिस्टेंस a हो जाएगा. वी आर कंसीडरिंग कि ये पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर हमने अगर टेस्ट चार्ज Q0 को रखा,
लिसन केयरफुली, ये पॉइंट ऐसा है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन अगर हम Q0 को रखेंगे वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर मैक्सिमम? क्योंकि भाई इस पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो रहा है, इक्वल चार्जेस, मिडिल पॉइंट, फोर्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। दिस इज द मिनिमम फोर्स वैल्यू। इसका मतलब आप इस लाइन के अवे जाएंगे तो आपको कहीं एक पॉइंट मिलेगा जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, करेक्ट। ऑलराइट, नाउ टू फाइंड आउट दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस डिस्टेंस इज y, और अपने को y ही फाइंड करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ if I look at the distance, if this angle is, this is a, this is y, so automatically by applying the Pythagoras theorem ये a square plus y square हो जाएगा, and force on this charge is, इस चार्ज की वजह से Q नॉट, दिस फोर्स इज F, इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स आएगा F, ओके। एंड एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस हम क्या लिख सकते हैं? इफ दिस एंगल इज थीटा, तो कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा, दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा, करेक्ट। सो you know that this force will have two component, F cos theta and another component F cos theta, and there will be vertical components 2F sin theta, right? दोनों फोर्सेस का एक एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा एंड दैट विल बी 2F sin theta. You know that horizontal forces equal and opposite हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो F नेट हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2F sin theta, right guys? Clear? This is the net force, or I can simply write it as F net, okay, ठीक है। So F का वैल्यू आप क्या लिखोगे? What is the value of F? F is equals to K Q1 Q2 by R, not R square, this separation, okay? So K Q by the square of the separation, and next term we have sin theta. So अगर मैंने इसको थीटा माना था तो हमारा ये थीटा है। इस ट्रायंगल को आप क्लियरली ऑब्जर्व करें, इस ट्रायंगल को आप क्लियरली ऑब्जर्व करें, ये थीटा है, तो साइन थीटा का रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रेशियो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज y अपॉन दिस, ओके। सो आई विल बी राइटिंग हियर y अपॉन अंडर रूट a square plus y square, right? So if you solve this, you will be getting 2kq square divided by a square plus y square the power 3/2, okay? And we are getting this is the force. But क्या ये हमारा मैक्सिमम फोर्स है? क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमने एक चार्ज पर Q0 पर फोर्स तो निकाल लिया, क्या ये मैक्सिमम फोर्स है? उसको चेक करने के लिए हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टीज है, हम उसको यहाँ अप्लाई करेंगे, ऑलराइट। सो नाउ टू अप्लाई, टू गेट द मैक्सिमम, df by dy should be 0, correct? Now look at this equation, we get differentiation of 2k q square y divided by a square plus y square the power 3/2 dy equal to 0, alright? So this is the expression. So इसको हम कैसे सॉल्व करें? हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है। इजी मेथड, आप देखिए y इज अ वेरिएबल और y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप u डिवाइड बाई v मेथड, ऑलराइट, u डिवाइड बाई v मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम यूज करेंगे और आंसर को निकालेंगे, ठीक है। बाकी जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाकर 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। कंसीडरिंग all these terms will go on the right hand side, become 0. So differentiation of this is 1 a square plus y square 3/2 minus differentiation of keeping the numerator as it is and differentiating this term. This will be equals to a square plus y square. Now guys, what is the power? 3/2. Differentiation power क्या होता है? Decrease हो जाती है और decrease by 1 हो जाता है, this will become 1/2 और पावर का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट इज we'll go inside, differentiation of this term will be 2y,
a स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, बिकम 0 एंड y स्क्वायर विल बिकम 2y एंड दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, राइट. ये हमारा डिफरेंशिएशन आया. नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दी पावर 3/2. अच्छा, यहाँ पर भी काम कर सकते हैं हम, अगर डायरेक्ट इस टर्म को कॉमन कर ले, दैट इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दी पावर 1/2. अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y, this will become 2 and 2 will get cancel out, this will become y square 3y square. ऑलराइट, क्योंकि ये टर्म बाहर चला गया. करेक्ट. अब आप इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, डिनोमिनेटर में इट विल बिकम 0. सो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है दैट इज a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी गेटिंग y इक्वल टू a बाई रूट 2. अगर हम इस आंसर को हम अपने फाइनल और गिवन वैल्यू से कंपेयर करें, हमको दिया गया है दैट y इक्वल टू a बाई रूट एक्स. सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, x का वैल्यू 2 हो जाएगा. करेक्ट. कंपेयरिंग विद द गिवन वैल्यू वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2. सो दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन और आपको यहाँ पर x की वैल्यू 2 मिल जाती है. सो द करेक्ट आंसर इज 2. परफेक्ट. ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बहुत ईजी है. इस क्वेश्चन को आप अगर देखें ध्यान से, हमें 4 केसेस दिया गया है. आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज ब्रॉट क्लोज टू अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर which induces a particular kind of charge on one of the side of the sphere, then electric field is best given by. So we have to find out कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है. So आप we know the properties of the charges. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइवर्ज होती है, आउटवर्ड होती है. We know this. और सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर रखा है तो पॉजिटिव चार्ज के पास निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. दैट्स मीन यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेगा एंड ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. राइट. पॉजिटिव चार्ज ने एक कंडक्टर में निगेटिव चार्ज को इंड्यूस किया, अट्रैक्ट किया, और सिमिलर चार्ज को अपोज करके दैट इज प्लस क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा. ओके, तो पॉजिटिव हमारा अदर साइड चला गया. ओके, वी ऑल्सो नो कि कंडक्टर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर. सो नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर है, टर्मिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज एंड ऑरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से. ठीक है. लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एंड ऑरिजिनेट हो रही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर. दे आर नॉट परपेंडिकुलर. करेक्ट. इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर दिस सेकेंड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज कोई होल्ड नहीं कर रहा है. सो हम इसको इग्नोर कर देंगे. एंड इफ यू लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, अगेन यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पर टर्मिनेट हो रही है, हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑरिजिनेटिंग and terminating on the negative charge, and from other side positive charge is originating, diverge हो रहा है. And second property is कि electric field lines are always perpendicular to conductor. Alright, so option number 1 is the correct option. A point charge of 10 microcoulomb is placed at the origin. At what location on the x-axis should a point charge of 40 microcoulomb be placed so that the net electric field is 0 at x equal to 2 centimeter on the x-axis? So we have two charges. We have two charges here, 10 microcoulomb placed at the origin, and location of the other charge 40 microcoulomb so that the net electric field is 0 at x equal to 2. देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको ये बता दिया है कि x equals to 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. So, ये अगर 0 है और ये x एक्सिस है तो x इक्वल टू 2 कहाँ आएगा भाई, डेफिनेटली यहाँ पर आएगा. दिस इज द पोजीशन ऑफ x इक्वल टू 2 और इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. नाउ भाई एक बात सोचिए, 10 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर राइट साइड होगा,
हम बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में E1। अब अगर इससे मुझे इसको कैंसिल आउट करना है तो कैंसिलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी ये कैंसिल आउट करेगा। इसका मतलब जो चार्ज हमें गिवन है वो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में कहीं यहाँ पर प्लेस्ड है। ओके, सो वी कैन अज्यूम दिस इज द पोजीशन ऑफ 40 माइक्रोकूलम। वेरी सिंपल, ठीक। लेकिन अपने को अभी पोजीशन नहीं पता है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने माना कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज इक्वल टू डी, राइट, करेक्ट। सो ई नेट दैट इज E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो E1 इज इक्वल टू E2, E1 is electric field due to 10 microcoulomb, that is K, 10 micro divided by the separation. What is this separation? This is equal to x square, and this is equal to K 40 micro divided by the separation. What separation we have considered? Not from the origin. We have to consider from the position where electric field is 0. So ये distance आ जाएगा हमारा d minus x. This is equal to d minus x whole square. So k and k will get cancelled out. Micro and micro will get cancelled out. And clearly we can write this is equal to d minus x upon x whole square is equals to 40 by 10. That is 4. Under root लेंगे, so this will become d minus x by x is equals to 2. If you solve this further, this will become d by x minus 1 is equals to 2. And if you solve this further, we'll be getting 3. So d is equals to 3 into x. And if you look at the question, the value of x is provided to you as 2 centimeter. ठीक है? So this d is equals to 3 into 2 is equals to 6 centimeter. Right? So in a very easy way, we got the position of 40 microcoulomb from the origin equal to 6 centimeter. Now check your answer. Yes, we are getting correct option is B as 6 centimeter. Wonderful. Let's go for next. Look at this question. We have to match list 1 with list 2. ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी टाइम लगता है, बट अगर हम क्वेश्चंस को रीड करें, आप देखें इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है आपको, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है और राइट ऑप्शन चूज करना है। सो ऑप्शन नंबर 1 ए को देखें हम, अगर ए में क्या बोल रहे हैं, दैट ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल with surface charge density and radius r. So we have a shell, and on this shell the charge q is given, और अगर surface charge density सिग्मा दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमने मान लिया ये p पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, करेक्ट, राइट। नाउ गाइस, you know that this is a spherical shell. आप जो भी चार्ज दोगे वो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनसाइड कोई मास नहीं है, कोई होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। इनसाइड मास ना होने की वजह से चार्ज होल्ड नहीं हो सकता, सारा चार्ज आपको सिर्फ सरफेस में मिलेगा। सेकेंडरी, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, दैट वी शुड अप्लाई द गॉस लॉ बाय कंसीडरिंग अ गॉसियन सरफेस एट पी पॉइंट। ये गॉसियन सरफेस बनाया हमने, और आप देख सकते हो कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो गाइस, हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस? क्लियरली आप देख सकते हो जीरो चार्ज। ऑलराइट, सो चार्ज इनक्लोज्ड इज जीरो, सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पी पॉइंट पर जीरो आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए किससे मैच कर रहा है? 3 से मैच कर रहा है। सो दिस इज थर्ड। Now look at the option B. Electric field at distance r greater than 0 from the uniformly charged infinite plane sheet. We are talking about infinite plane sheet with surface charge density sigma. We know that, everyone, if we have a infinite plane sheet, an electric field due to this infinite plane sheet at any point P is how much? If suppose this distance is r, we want to find out the value of electric field at P point. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है? सिग्मा बाई
2 epsilon naught, right? Again, you can apply the Gauss law and can get the answer. Now, so इस वैल्यू को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन एग्जैक्टली सामने वाले ऑप्शन को मैच हो रहा है. Now go for the C option. The electric field outside of a uniformly charged spherical shell with surface charge density sigma. So we have surface spherical shell here again. So now if I consider this spherical shell, and for outside point, the value of electric field is how much, guys? The electric field at outside point is kq by r square. What is r? R is the separation. R is the separation, or R is the distance between center and P point. Now, अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? आप देखो, आपको क्यू नहीं दिया गया, आपको सिर्फ दिया गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. सो क्यू को हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा से. बहुत ईजी है. क्यू बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा. सो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू ए. Sigma area of the sphere is 4 pi capital R square. Okay, just put this Q value here. We'll be getting E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. The value of Q is sigma into 4 pi R square divided by small r square. So 4 pi will get cancelled out. You will be having the value of E equal to sigma R square upon epsilon naught small r square. Okay, this is the electric field for third option, correct? लेकिन जेई मेंस का क्वेश्चन है और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्योंकि इस साल जेई रे इस ऑप्शन में मिस्टेक था. ऑलराइट, सो फोर्थ ऑप्शन ऑब्वियसली अभी कोई मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पर. ठीक है, हम डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं. So for the D option, the electric field between two oppositely charged infinite plane parallel sheets with uniform surface charge density sigma. So अगर मैं दो शीट्स को लेता हूं जो कि oppositely charged है, you know that any point P इस शीट की वजह से जो कि जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है. एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. बट यहाँ पर दो प्लेट्स होने की वजह से हमारे पास नेट फील्ड कितना होगा गाइस? पॉजिटिव की वजह से E प्लस, निगेटिव चार्ज की वजह से E माइनस. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E प्लस प्लस E माइनस. दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. Clear? So again, if you look at the correct option, the first option is matching with D option. So I'll be writing here option number 1. ठीक है, तो क्लियरली अगर आप देखें हमें 3 ऑप्शंस मिल गए तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई मैच नहीं कर रहा, बट स्टिल हमें इसको 4 मार्क करना पड़ेगा. एंड बाय कंसिडरिंग ऑल दीज चॉइसेस वी कैन से द करेक्ट मैचिंग फॉर दिस आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, सो डी इज मैचिंग करेक्टली. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 2. फिर हम जाएंगे गॉस लॉ पर. ओके, ऑलराइट. सो अगेन दिस क्वेश्चन, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी. ये क्वेश्चन आप 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजिली, राइट? देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में. 4 पॉइंट चार्जेस ए बी सी डी पोजिशंस पर रखे गए. ए बी डी ईच हैव चार्ज प्लस क्यू. सो ए बी डी के पास प्लस क्यू चार्जेस है एंड C पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया है. यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट O. करेक्ट? सो नाउ, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास. सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, बट हम यूज करेंगे सिर्फ लॉजिक है. ठीक है, लॉजिक क्या है सर? O पॉइंट की सेपरेशन हर चार्ज से आइडेंटिकल है, राइट? सो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर डाउनवर्ड होगा, दैट इज EA. माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, दैट इज EC. ड्यू टू चार्ज एट D पोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी in this direction, that is electric field due to charge at D. And similarly आपको electric field
ड्यू टू बी मिल जाएगा। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि सेपरेशन सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेज E इज इक्वल्स टू KQ/R, दोनों वैल्यूज सेम हो रही है तो ये कैंसिल आउट कर लेंगे। नाउ O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों ये दोनों बचेगा, सो वी कैन राइट इट एज EA प्लस EC, दैट इज KQ capital Q by x square plus KQ by x square, that is, if you open this you will be getting Q upon 2 pi epsilon naught x square, and look at the direction guys, direction is downward है ना, direction भी अपने को बताना है, so direction आएगा downward, or we can say it's minus j cap, okay, it's minus j cap, correct. So option हम clearly देखें, so option B is matching with our answer. Let's go for next question. Okay, so till here we have completed topic number 1, topic number 2, और आपने देखा कि जे के क्वेश्चंस को हम बहुत easily कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टॉपिक नंबर 3, और हम अगेन ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, और हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं. ऑलराइट, we'll be starting with the easy concepts, and then progressively we'll move towards the difficult and the interesting previous year questions. Okay, let's see this question. Charge on an originally neutral conductors is separated by holding a positively charged rod very close near to it. देखिए, एक कंडक्टर दिया गया है, एक कंडक्टर है, इसके पास एक हम रॉड लेकर आ रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. जब एक पॉजिटिव रॉड को आप एक कंडक्टर के पास लेकर आओगे, उसके फ्री चार्जेस इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. सो पॉजिटिव चार्ज ऑन द रॉड विल गेट इन, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कंडक्टर, और पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट साइड इंड्यूस होगा. क्यों होगा? क्योंकि रिपेल करेगा. ओके, क्लियर. सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कंडक्टर आ गया. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? Assume that the induced negative charge on the conductor is equal to the positive charge Q on the rod. बोल रहा है कि ये दोनों चार्जेस जो इंडक्शन हो रहा है वो इक्वल है. तो क्यों ना मैं इसको इंड्यूस चार्ज को Q माइनस Q इंड्यूस्ड एंड प्लस Q इंड्यूस्ड के नाम से दे देता हूँ, है ना, हमारे लिए इजी रहेगा. इक्वल एंड ऑपोजिट. नेक्स्ट इज देन फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1. आप देखिए सरफेस S1 क्या है. दिस इज द सरफेस, ये डॉट डॉट लाइन से ये हमारा सरफेस है. सरफेस का मतलब क्या? सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉसियन सरफेस. ओके, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, और इसमें कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है. ऑलराइट, यू नो द लॉजिक दैट फ्लक्स इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught, and also the formula for the flux is integral E dot dA, right? So this is a part of Gauss law, we know that, right? और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, हमें Gauss law की इक्वेशन मिल जाती है. Okay, but now want to find out how much charge is enclosed in this Gaussian surface. So clearly you can write that Q enclosed, guys, Q enclosed, the first आपको क्या दिख रहा है? Q चार्ज दिख रहा है. नेक्स्ट इंड्यूस्ड चार्ज दिख रहा है, प्लस Q इंड्यूस्ड एंड माइनस Q इंड्यूस्ड. बट ये दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. चार्ज इनक्लोज आ जाएगा ओनली Q. करेक्ट, चार्ज इनक्लोज आ गया ओनली Q. अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए था? फ्लक्स चाहिए था. ऑलराइट, एंड वी नो बाय दिस रिलेशन द फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट. यू आर गेटिंग ऑप्शन नंबर B. B is the correct answer. Okay, so let's check our answer. Yes, this is the correct answer. All right. Okay, let's go for next. Now, guys, look at this question. This is the question of JEE Mains 2025, and ये question इस question को हम medium to hard level में रख सकते हैं, और ये बहुत ही interesting question है. The square loop of side A, the total side is A of 1 meter. Is held normal in front of a point charge. Q is equals to 1 coulomb. This Q is equals to 1 coulomb. The flux of the electric field through the shaded region 5 by P into 1 by epsilon naught.
अब इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको ये साइड तो दिया गया है ए, ये हाफ दिया गया है a/2। आपको बताना है कि फ्लक्स इस शेडेड रीजन से कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? आप ध्यान से सोचो क्या मिसिंग है। क्वेश्चन में ये डिस्टेंस मिसिंग है कि चार्ज कितना डिस्टेंस पर इस स्क्वायर से दूर रखा है। इसके बारे में जेई ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको इंफॉर्मेशन कम हो सकती है, बट आप अपने लॉजिक से ये समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे गॉस लॉ से सॉल्व करना है तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट a/2 है, राइट? ये मानना पड़ेगा। और जेई ने जब फाइनल आंसर्स दिए उसमें भी इस बात को कंक्लूड किया कि दिस डिस्टेंस शुड बी a/2। ठीक, हम इसको मान के सॉल्व करते हैं। देखिए, अब सबसे पहला आप काम क्या कर सकते हो, आपने सबसे पहले ये अज्यूम करना है कि इस सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए मुझे इस चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा, और उसके लिए मैं किसी भी शेप का गॉसियन सरफेस चूज कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसी गॉसियन सरफेस चूज करूंगा जिसका सरफेस एरिया निकालना मेरे लिए इजी हो। करेक्ट? सो चूजिंग रैंडम सरफेस विल मेक आवर कैलकुलेशंस डिफिकल्ट। तो क्यों ना अगर मैं इसको क्यूब कंसीडर करूं, एक क्यूब कंसीडर करके मैं क्यूब कंसीडर करता हूं, और मैं क्यूब की साइड अगर मैंने ए लिया, क्योंकि ये साइड भी ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए हो जाएगा, सारी साइड्स ए हो जाएंगी। और चार्ज की पोजीशन देखिए, चार्ज हमारा ऑटोमेटिकली सेंटर पर आ चुका है, दैट इज a/2। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज a/2। ओके, नाउ द फ्लक्स दैट इज टोटल फ्लक्स की बात करें, दैट इज q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने जो गॉसियन सरफेस चूज किया है, इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स के टोटल चार्ज कितना है, दैट इज 1 कूलम। ओके, दैट इज आई एम जस्ट राइटिंग q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, जस्ट अज्यूमिंग इट। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, सिंगल सरफेस से फ्लक्स फाइंड आउट करोगे। भाई टोटल आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल क्यूब की कितनी फेसेस है, टोटल फेसेस वी हैव 6। एक फेस से कितना हो जाएगा फ्लक्स, 1/6 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स। ऑलराइट, सो फ्लक्स थ्रू वन फेस is equal to flux total divided by 6, correct? That is q by 6 epsilon naught. Interesting. Now next thing is, आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि टोटल फ्लक्स जो इस फेस से निकल रहा है दैट इज q by 6 epsilon naught, बट हमको सिर्फ शेडेड से निकालना है। तो क्यों ना मैं अगर इस पूरे फेस को डायगोनल क्रॉस करूं, मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, मुझे इक्वल एरियाज मिलते हैं। देखिए, दिस एरिया इज 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कितना रेशियो आ गया हमारे पास एरिया का, शेडेड एरिया का रेशियो, दैट इज 5/8। ऑलराइट, सो क्लियरली आई कैन से द फ्लक्स थ्रू शेडेड रीजन will be equal to 5/8 times of the flux through one phase. That is, if you put the values, 5/8 into q by 6 epsilon naught, that is 5q by 48 epsilon naught, isn't it? And if you compare our answer with the given statement, तो p का वैल्यू हमें कितना मिलता है, 48. All right, so p is equals to 48 is the answer. All right, so let's check the answer. Yes, the answer we are getting 48. All right, so आपने देखा कि difficult questions को हम कितना easily, smartly solve कर सकते हैं within a minute. Okay, let's go for next. Now is see this question. ये भी गॉस लॉ पर क्वेश्चन बेस्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है a point of charge plus q is positioned at the center of the base of the square of pyramid as shown. Find the flux through one of the 4 identical upper face of the pyramid. ठीक है, चार्ज को पिरामिड के सेंटर पे रख दिए और पूछ रहा है कि एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। बहुत ईजी है, क्या करना होता है, आपको फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ लगाना है
तो गॉसियन सरफेस को चूज करना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि चार्ज हमारा कंप्लीटली इनक्लोज्ड हो। क्या चार्ज हमारा, अगर मैं इसको गॉसियन सरफेस चूज करूं तो क्या हमारा चार्ज कंप्लीटली इनक्लोज्ड है? नहीं सर। तो क्या करना होगा? वी हैव टू कंसीडर another face, another identical pyramid, ठीक है, another identical pyramid at the bottom, correct? We will consider another identical pyramid, और अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये चार्ज हमारा मिडिल ऑफ द पिरामिड है, दोनों पिरामिड के बीच में। सो हाफ ऑफ द फ्लक्स ऊपर जाएगा, हाफ ऑफ द फ्लक्स नीचे जाएगा, करेक्ट? तो पहले हम टोटल फ्लक्स निकालें, और अपर पार्ट से और लोअर पार्ट में वो फ्लक्स डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो आई कैन से the flux is equals to Q enclosed upon epsilon naught, which is equal to Q by epsilon naught. But we need, this is the total flux, right? We need the flux through the required pyramid. So I can write here the flux through the pyramid is equals to flux total divided by 2. That is Q by 2 epsilon naught. Very simple, right? So if you look at the option, yes, okay, we are missing one thing. ये हमसे पूछा गया है पिरामिड से नहीं, हमसे पूछा गया कि पिरामिड के एक फेस से कितना होगा। अगेन इसके आगे बहुत जो हमने पीछे किया था उसी चीज को हमें यहाँ यूज करना है। फ्लक्स थ्रू वन फेस। सो भाई ये जो फ्लक्स टोटल निकल रहा है वो कितनी फेसेस से निकल रहा है? फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, एक फेस सामने है और एक हमारी तरफ है, राइट? एक हमारी तरफ फेस है, यू कैन सी, यू क्लियरली ऑब्जर्व दिस वन, एक फेस हमारी तरफ। सो टोटल इट हैज 4 फेसेस, और टोटल फ्लक्स हमारा इन 4 फेसेस से इक्वली पास हो रहा है। तो एक से कितना हो जाएगा? 1/4। सो आई विल राइट हियर 1/4 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू पिरामिड, दैट इज 1/4 divided by Q by 2 epsilon naught, and this will be equals to Q divided by 8 epsilon naught. Okay, perfect. So again, if you check the answer, we'll be getting D option correct, Q by 8 epsilon naught. Okay. Now let's move to next question. This is the question of J-mains, and again this question is very interesting, and this is, you can consider this as the hard question of J-mains. Okay. Now in this question, if the volume, it is given that if the volume of the charge density of the sphere is rho, this is volume charge density, then find the ratio of the magnitude of electric field at point O and point B as shown in the figure. ठीक है, तो रेशियो हमें फाइंड करना है O और B का। कैसे करेंगे? आपको ये बीच में कैविटी दिया गया है, ये कंप्लीट स्फीयर है एंड बीच में कैविटी, और दोनों की वजह से आपसे पूछा गया है ओ पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी पर कितना होगा, उनका रेशियो करके आंसर बताना है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज सुपरपोजिशन, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसमें? मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर एंड कैविटी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ complete positive sphere and negative sphere, correct? और दोनों का magnitude of volume charge density सेम है। अगर ये प्लस रो है, this is minus रो। Okay, now look at the B point and O point. So this will be O point हमारा कैविटी के सरफेस पर है, कैविटी के सरफेस पर O point को रखा, and for this bigger sphere O पॉइंट इसके सेंटर पर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट फाइंड करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट इज इक्वल्स टू, गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर? क्या आपको फॉर्मूला याद है? हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर रो दिया गया है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट इज rho r by 3 epsilon naught, where this r is the position at inside point. Okay, so this will be equals to rho r by 3 epsilon naught. मैंने इसको 0 क्यों किया? क्योंकि O पॉइंट सेंटर पर लाई कर रहा है, सो डेफिनेटली r की वैल्यू 0 होगी, प्लस माइनस सिग्मा। नाउ व्हाट इज r गाइस? दिस डिस्टेंस। अब आप क्लियरली देखो ये डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन में ये आपको कैपिटल R दिया गया है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू R by 2, करेक्ट? ये डिस्टेंस R by 2 हो जाएगा, सो दिस इज R by 2। सो आई विल राइट हियर दिस इज इक्वल टू R by 2 by
3 epsilon naught, and electric field at O point we are getting minus rho r by 6 epsilon naught. Okay, so we got the value of electric field at O point. अब क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है. तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट, हम सेम बी के लिए यूज करेंगे. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ positive sphere having volume charge density plus sigma and negative volume charge density minus sigma to the cavity. ठीक है, O पॉइंट को देखें. अब हम B पॉइंट को देखें तो बिगर के सरफेस पर आ रहा है, राइट. दिस इज द पोजीशन ऑफ B पॉइंट. और इस कैविटी के लिए B पॉइंट कहाँ पर होगा गाइस? सो डेफिनेटली ये B पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, ये B पॉइंट इस कैविटी के लिए आउटसाइड है, करेक्ट, आउटसाइड द कैविटी है. ओके, सो टोटल सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस r बाई 2, राइट. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस इज द पोजीशन ऑफ B पॉइंट फॉर द कैविटी एंड फ्रॉम द सेंटर द डिस्टेंस इज r प्लस r बाई 2. परफेक्ट, वेरी सिंपल. और इन दोनों के इफेक्ट को ऐड कर देंगे, हमें नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एट B पॉइंट. सो ड्यू टू स्फीयर इट्स रो r बाई 3 epsilon naught plus, and for the outside point we know it's minus k q by r plus r by 2. All right, now the question is, sir, why are we writing this relation? Because for outside point the value of electric field due to any sphere is kq by r square. Okay, now q is not given, तो क्या करना है, हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टर्म्स में इसको लिखेंगे. So this will become 1/4 pi epsilon naught, and the value of q can be written as rho into 4 by 3 pi. What is r, guys? This is r by 2. So r by 2 whole square, whole cube divided by, this should be square, right? 3 r by 2, that is 9 r square by 4. Okay, writing down the same relation, rho r by 3 epsilon naught minus, write down this term here and cancel out few quantities. This whole term will be equals to minus rho, and this will become rho into rho by 3 into r cube by 8 divided by 9 by 4 r square into epsilon naught. So 4 to the 8, and this will remain as it is. So we can write it as rho r minus rho r square and r will get cancelled out, divided by, and this is equal to 654 epsilon naught. Okay, so one term we are getting here is minus rho r by epsilon naught. ठीक है, so this can be written as E net equal to rho r by 3 epsilon naught minus this relation rho r by 54 epsilon naught. Okay, now to get the net value of electric field at B point, solve this. This will be equals to, solve this EB is equal to, taking LCM, it will be 18 minus 1 divided by 54. It will give us 17 by 54 rho r by epsilon naught. So electric field we got is this, okay, at B point. तो अपने को क्या चाहिए, अपने को रेशियो चाहिए ना. We want the ratio of electric field at O point and B point. So guys, O point पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था? माइनस रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी माइनस ही आएगा. ओके, माइनस वी हैव टू ऐड. सो दिस इज माइनस रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज माइनस रो आर बाई minus 17 by 54 rho r by epsilon naught. Correct? This will get cancelled out and we'll be having 9 by 17. Okay? So correct option is A. Okay, that's very easy. Now let's go for next question. And this is the last question of today's session.
and that's easy, very easy. Question में दिया गया है that electric field in a region is given as this, where E naught. Calculate the flux of this field through the rectangular surface of area this parallel to YZ plane. All right. So if I draw a plane, let's say this is X, Y, and this is Z. तो YZ plane कहाँ पर आएगा? So this is YZ plane. So if I draw a rectangular area, this will be the YZ plane. Correct? इस YZ plane से हमको find out करना है flux. Alright? और इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको तीनों डायरेक्शन में दिया गया है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप में. तो क्या करना होगा? वी नो द लॉजिक दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए. ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर एंड देयर डॉट प्रोडक्ट. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज ई वेक्टर इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. अब एरिया वेक्टर का हम क्या करें? सो एरिया वेक्टर के लिए area vector information is given. This is in YZ plane. So area vector, if you look at the area vector, the definition of the area vector is always perpendicular and outward, isn't it? So area vector will be equals to magnitude, and what is the direction, guys? Parallel to x-axis, that is I cap. Okay, so we got the electric field 1 by 2 E naught I cap, 3 by 6 E naught J cap, plus 4 E naught K cap and dot product with area that is 0.5 I cap. Guys, you know, in dot products, same unit vectors will remain, all other quantities will become 0. That's mean dot product of I with J is 0, dot product of I with K is 0. I और I का dot product 1 होता है, ये रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे. ठीक है, सो इनका हम डायरेक्ट यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे एंड वी विल बी गेटिंग 1 by 2 E naught into 0.5 एंड I dot I is 1. ओके, सो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1. सो दिस इज E naught का वैल्यू आप पुट करिए. E naught is equal to 3 into 10 to power 3, 3 into 10 to power 3 into 0.5 into 0.5. All right, and if you solve this, we'll be getting the answer equal to 750 Newton meter square per coulomb. All right, so this is all about today's session. So don't forget to solve the open test by clicking in the description. Thank you and keep learning with extra marks. See you in the next session.